नमस्कार, मैं डॉक्टर रोजी शाह। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में प्रश्नावली की रचना कैसे की जाती है उस संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली की रचना। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ प्रश्नावली की रचना एवं निर्माण विधि पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के देता है, क्योंकि वह वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में बनाने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से भी प्रश्नावली को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, नहीं तो प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। प्रश्नावली की रचना करते समय 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक, हमारी जो अध्ययन की समस्या है। दूसरा, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। और तीसरा, प्रश्नावली की बाह्य आकृति अथवा प्रश्नावली का भौतिक पक्ष। अब तीनों इन विशेष बातों पर जिन पे प्रश्नावली की रचना करते समय ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी अध्ययन की समस्या। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पूर्व ये आवश्यक है कि समस्या के जिस समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है और प्रश्न बनाने हैं। ऐसा करने से समस्या के किसी आवश्यक पक्ष के छूट जाने की संभावना बहुत कम रहती है। साथ ही कम और महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में कम और अधिक प्रश्नों का डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब प्रश्नों का बंटवारा भी किया जा सकता है। दूसरा, विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के जो पूर्व अनुभव हैं वह प्रश्नों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जिससे कि सभी प्रश्नों के सम्मिलित होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, विषय से संबंधित जो उपलब्ध साहित्य है, यानी जिस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित जो साहित्य है का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विषय के विद्वान एवं मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले लोगों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लिया जाना चाहिए। ये हमारी समस्या अध्ययन की जो समस्या उस पर निर्भर करता है कि स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान किन लोगों को है और प्रश्न निर्माण में हम उनका सहयोग लें। प्रश्नावली की रचना से पूर्व क्षेत्र तथा सूचनादाता के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र बड़ा होने पर सैंपलिंग या निदर्शन की संख्या तय कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार प्रश्नावली के निर्माण के समय अध्ययन की इकाइयों को भी निश्चित एवं परिभाषित कर लेना चाहिए। प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह है प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्नों को सम्मिलित करने से पूर्व ये देखना चाहिए कि ये विषय के बारे में सूचना एकत्र करने में कितने सहायक होंगे। अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समय, धन और श्रम का दुरुपयोग होता है। प्रश्नों की आवश्यकता, भाषा, प्रकृति, सरलता, स्पष्टता एवं क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय में ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह इस प्रकार हैं। मैं आपको एक एक करके उन्हें बताऊंगी। सबसे पहले, प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता। प्रश्नावली को उत्तरदाता को बिना किसी की सहायता के खुद भरना होता है, इसलिए प्रश्न स्पष्ट, सरल होने चाहिए। उत्तरदाता उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में वह प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में विशिष्ट एवं विभागीय शब्दों का तथा उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अप्रचलित, भावात्मक, दोषपूर्ण, सापेक्षिक एवं बहुअर्थक शब्दों से बचना चाहिए। तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अस्पष्ट प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों की
सरलता। प्रश्नावली में सरल प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझकर उनके उत्तर दे सके, क्योंकि वहाँ पर जो अनुसंधान करता है उपस्थित नहीं होता है। इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रत्येक उत्तरदाता इनका भिन्न भिन्न अर्थ लगा ले और उनके उत्तर भी अलग अलग फिर हो सकते हैं। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न। उत्तम प्रश्न वह होते हैं जो सही एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हों जिनसे कि व्यक्ति की सही स्थिति छिपी ना रह सके। मतलब प्रश्न जो है सही सूचना प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध उत्तर। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के हों कि जिनका उत्तर संक्षिप्त श्रेणीबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह अस्पष्ट हो जाएंगे और प्रश्नावली उपयोगी नहीं रहेगी। कम प्रश्न। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उन्हें भरने में उत्तरदाता का समय भी बहुत लगता है और वह ऊब भी जाता है। लंबी प्रश्नावली में समय, धन और समय अधिक खर्च होता है, इसलिए प्रश्नावली में केवल आवश्यक प्रश्न ही सम्मिलित किए जाने चाहिए। कहने का अर्थ है निरर्थक जो प्रश्न हैं वो शामिल नहीं किए जाने चाहिए। गणना। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण, सारणीकरण आसानी से किया जा सके। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। गुप्त सूचनाएं। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचनाओं को जानने वाले प्रश्न शामिल नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। अत्यधिक गहन सूचनाएं। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हों। इसमें व्यक्ति के नाराज होने की संभावना रहती है, तो इस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए। पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव। पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव करना चाहिए। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए जो स्वयं उत्तरदाता की ओर संकेत करते हों। संकेतात्मक प्रश्न जो होते हैं वह नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तरों में पहले से ही सकारात्मक पक्ष मौजूद होता है जिनका उत्तरदाता कभी कभी समर्थन कर देता है और हमें सही उत्तर नहीं मिल पाता है। तकनीकी शब्दों की व्याख्या। तकनीकी, जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक तो उन तकनीकी शब्दों को स्पष्ट करना चाहिए, उनकी परिभाषा, व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि उत्तरदाता को वह तकनीकी शब्द समझ आ सकें। कल्पनात्मक प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से न होकर कल्पना से हो। दक्यानुसी, भावात्मक एवं प्रभावशाली शब्दों से बचाव। प्रश्नावली में भावात्मक, दक्यानुसी, प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्तरदाता में पक्षपात आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए व्यक्ति को ऐसे प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः नकारात्मक भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने पर व्यक्ति की दक्यानुसी विचार है उसके ऐसा उसे सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए उसे भय रहता है कि उसे दक्यानुसी ना समझ लिया जाए, इसलिए वह इन प्रश्नों से बचेगा। व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए जो सूचनादाता पर व्यंग करते हों। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं होता है। पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जो एक दूसरे की पुष्टि करते हों। ऐसे प्रश्नों में सूचनादाता द्वारा दिए जाने वाले अशुद्ध उत्तरों का पता लग जाता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। मैं प्रश्नों के बारे में आपको विस्तार से वैसे अनुसूची, जब मैंने आपको अनुसूची का चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बता चुकी हूँ।
अब हम जानेंगे प्रश्नावली की बाह्य आकृति अथवा भौतिक पक्ष। प्रश्नावली की सफलता केवल प्रश्नों की भाषा एवं शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है। प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता स्वयं वहां पर उपस्थित नहीं होता है, अतः सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट बाह्य रूप जैसे उसका आकार, कागज, रंग, रूप, छपाई, लंबाई आदि आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नावली के भौतिक पक्ष में जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले आकार। सामान्यतः प्रश्नावली बनाने के लिए कागज़ का आकार 8 इंच इंटू 12 इंच अथवा 9 इंच इंटू 11 इंच का होना चाहिए, जिन्हें आसानी से मोड़कर लंबे लिफाफे में रखा जा सके। किंतु वर्तमान में छोटे आकार की प्रश्नावली जो कि पोस्ट कार्ड साइज की में होती है का जो प्रचलन है वह बढ़ गया है और कम जो पृष्ठ होते हैं उनकी प्रश्नावली होने पर डाक व्यय भी मतलब भेजने में भी धन कम खर्च होता है और इसके भरकर सूचनादाता के भरकर उस प्रश्नावली के लौट के आने की संभावना भी अधिक रहती है। लंबे आकार की प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजने पर फटने का भी डर रहता है क्योंकि वो बड़ी होती हैं। दूसरा, कागज़। प्रश्नावली के लिए प्रयोग किए जाने वाले कागज़ भी मजबूत, कड़ा, चिकना, टिकाऊ होना चाहिए। खुरदुरा व एवं फटने वाला कागज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो कागज़ रंगीन हो ताकि वह आकर्षित लगे। विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित प्रश्नावली में भिन्न भिन्न रंगों के कागज़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे उन्हें छांटने में आसानी रहे। कागज़ पतला होने पर डाक व्यय भी कम लगता है। छपाई। प्रश्नावलियों को छपाया जा सकता है अथवा साइक्लोस्टाइल द्वारा मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली जा सकती है। छपाई स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। जो भी हम प्रक्रिया अपनाएं उसमें जो छपाई है वह स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी से उत्तरदाता पढ़ सके। आकर्षक छपाई सूचनादाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालती है। प्रश्नावली की लंबाई। प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए जिससे भरने में उत्तरदाता नीरसता और ऊब महसूस करे। आधे घंटे में भरे जाने वाली प्रश्नावली उपयुक्त मानी जाती है। हाशिया एवं जगह छोड़ना। प्रश्नावली का निर्माण करते समय बाईं और दाईं ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। इससे प्रश्नावली आकर्षक बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर हाशिए में कोई टिप्पणी यदि लिखनी होती है तो उसे भी अंकित किया जा सकता है। इसमें कागज को पंच कर फाइल करने की भी सुविधा होती है। प्रश्नावली को छपाते समय अक्षरों तथा प्रश्नों के बीच पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए। प्रसंगों की व्यवस्था। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ क्रम में लिखा जाना चाहिए। यदि प्रश्नों की संख्या अधिक है तो उन्हें व्यवस्थित करके विभिन्न समूहों में बांट देना चाहिए और प्रश्नावली में शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम, सारणियाँ आदि सही क्रम में छपे होने चाहिए जिससे उनका संपादन ठीक प्रकार से किया जा सके। प्रश्नावली की पूर्व जांच। प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उसका वास्तविक रूप में प्रयोग करने और डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजने से पूर्व एक छोटे से निदर्शन क्षेत्र में उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार की कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारा जा सके। प्रश्नावली के निर्माण में चाहे कितनी भी सावधानी रखी गई हो, चाहे कितना भी अनुभवी व्यक्ति द्वारा वह बनाई गई हो, फिर भी उसमें कुछ कमियां रहने की संभावना बनी रहती है। आवश्यक है कि प्रश्नावली की पूर्व जांच कर ली जाए। इससे हमें ज्ञात हो सके कि उत्तरदाता प्रश्नों को सही उत्तर में समझ सके हैं या नहीं, वह उनका क्या अर्थ लगाते हैं, प्रश्नावली की लंबाई, विषय वस्तु, भाषा शैली में किस प्रकार का संशोधन आवश्यक है आदि। कई बार प्रश्नावली के वितरण के बाद में उनकी त्रुटियों का पता लगता है। अतः ये ज़रूरी है कि प्रश्नावली की पूर्व जांच कर ली जाए। थैंक यू।